नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ये महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है। लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से हम लोग तय कर चुके हैं और अब हम कन्नौज पहुंच गए हैं, जहां से आप देखने वाले हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम। ये महाभारत एक्सप्रेस जिसके आसपास आप देख रहे हैं भारी संख्या में कन्नौज की जनता भी जुट चुकी है। तो आज कन्नौज से यह कार्यक्रम जो आप देखने जा रहे हैं, अखिलेश यादव इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस वजह से पूरे देश में कन्नौज की बहुत ज्यादा चर्चा है। डिंपल यादव यहां से चुनाव जीत चुकी हैं, मुलायम सिंह यादव जीत चुके हैं, राम मनोहर लोहिया भी यहां से सांसद रहे और शीला दीक्षित भी। तो राजनीतिक तौर पर कितनी ये उर्वर भूमि रही है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। और कन्नौज की जो इत्र की खुशबू है वो तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया तक पहुंचती है। तमाम मसलों पर बात होगी, यहां की जनता से भी हम बातचीत करने वाले हैं, नेताओं से भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज सियासी गलियारे में बड़ी गहमा गहमी है एक रिपोर्ट को लेकर। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में एक डेटा रखा गया जिसमें बताया यह गया कि मुस्लिमों की आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन हिंदुओं की आबादी घट गई। अब इसे लेकर एक तरफ बीजेपी वाली राजनीति नजर आ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष वाली राजनीति भी नजर आ रही है। कैसे इस पर वार पलटवार जमकर हुआ है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है। रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही हैं किसने भेजा उन्हें। बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। 140 years before democracy, after democracy also governments ये जिम्मेदारी उठाए। और 2021 में नरेंद्र मोदी जी आबादी गिनना छोड़ दिए, क्यों? प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम में बांट दो। बहुत पुराना एजेंडा है आरएसएस का, हिंदू भाइयों को डराने का, कि मुसलमान जो हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू भाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आम आदमी जानता है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा देश बटा। बढ़ती हुई आबादी खाद्य सुरक्षा को चुनौती दे। मैं इसको हिंदू और मुसलमान की चश्मे से नहीं देखता। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। जब फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो अब आबादी कैसे बढ़ रही है? ये रिपोर्ट जो है केवल चुनावों के उसके लिए बनाते हैं, फिर से अपनी पुरानी राजनीति पे आ गए हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति पे आ गए हैं। कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उसी का ये परिणाम पूरा देश जानता है कि कांग्रेस क्या बनाना चाहती है। केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। इस रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं है। ये रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आई है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है। अब देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी सा सवाल तो यह है कि अभी राजनीति के विमर्श के केंद्र में हिंदू मुसलमान क्यों आ गया है। चर्चा विकास से शुरू हुई थी और हम कहां से कहां पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या इसके जरिए राजनीतिक समीकरणों को साधा जा रहा है। कन्नौज की जनता से इस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जो अलग अलग दलों के नुमाइंदे मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही है, क्योंकि ये जो डेटा रखा गया, जो रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 1950 से लेकर 2015 तक में जो आबादी बढ़ी उसमें मुस्लिमों की बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी, हिंदुओं की कम हुई है। अब बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि कांग्रेस कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जिसका ये परिणाम है। अखिलेश जी, अब डेटा वेटा की कहानी खत्म है। अब जनता बदलाव चाह रही है। आप देखिए, क्षेत्र में, गांव में आप घूम रहे हैं, अंडर करंट है, लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन वोट की चोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस बीजेपी ने
10 साल की अपनी उपलब्धि बताने के नाम पर एक भी बात नहीं बता पा रहे हैं कि क्या किया आपने युवाओं के लिए, क्या किया आपने किसानों के लिए, क्या किया आपने इस देश के दलितों पिछड़ों के लिए। कांग्रेस पार्टी जब जाति जनगणना की बात कर रही है तो बीजेपी बौखला जा रही है। 400 का नारा किस लिए देश के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो नई संसद बनाई है, आपका जो नागपुर में संविधान बनकर तैयार हुआ नया, उसको रखने की आपकी अगली बारी है। तो जनता ये समझ के पीछे क्या मंशा नजर आ रही है? डेटा जो रिलीज हुआ है, डेटा जो रिलीज किया गया, आप तो गेरुआ वस्त्र में हैं। देखिए, ध्यान भटकाने के लिए कि मतलब महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, चीन जिस तरह से हमारे देश में घुस जा रहा है, उनको खड़े होने दीजिए। आइए, अभी आप आ जाइए, बीजेपी के नेता भी आ गए हैं। हाँ बोलिए। उस पे बात ना हो, इसलिए हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, जबकि नौजवान रोजगार मांग रहा है। आज हमारी देश की सीमा में जिस तरह से महंगाई घर में डायन बन के घूम गई है, इसलिए लोग हिंदू मुसलमान की बात और इस तरह का डाटा। मैं इसका जवाब बीजेपी के नेता से ही लेता हूं। आप थोड़ी देरी से आए हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन दरअसल यहां जो चर्चा हो रही, जो डेटा रिलीज किया गया आज बीजेपी की प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की तरफ से, आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि दरअसल हिंदुओं की आबादी तो घटी है 1950 से लेकर 2015 तक में जो कैलकुलेशन की गई, और मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ी है। अब इसको बीजेपी राजनीतिक मुद्दा एक तरीके से बना रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी, इसी वजह से ये सब हुआ। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कर रही है, बांटने के लिए, वोट का खेल है। देखिए, जब कोई डाटा रिलीज होता है तो उसके पीछे विशेषज्ञ होते हैं, उसके पीछे बड़े बड़े अर्थशास्त्री टाइप के लोग होते हैं जो बताते हैं कि ये डाटा सच है। और डाटा अगर सच है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो कांग्रेस जो कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण देने का काम कर रही है, वो कांग्रेस आज इस पर चिल्लाएगी, क्योंकि एक जात की राजनीति करने वाली, एक धर्म की राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज ये पता लग रहा है कि लोगों, इनके प्रति लोगों का माहौल है। दिक्कत क्या है भैया? कांग्रेस के नेता इधर आइए, आप आइए सर, थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए, आइए इधर आइए, ताकि आप लोग के आमने सामने बात करवा दूं। आप इधर आ जाइए सर, मैं आऊंगा आपके पास, यहाँ आइए। कांग्रेस के नेता आ जाइए बीजेपी वाले के बगल में। ये कह रहे हैं क्या दिक्कत है डेटा रिलीज है? मुझे ये बताइए कि आज तक बेरोजगारी का डेटा क्यों नहीं रिलीज हुआ? आज तक इस देश में नोटबंदी के बाद कितना पैसा आया, क्यों डाटा रिलीज नहीं हुआ? ये नाटक मत करिए। प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है उसी से पता चल रहा है, जो आरएसएस की रिपोर्ट है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आरएसएस की रिपोर्ट है ये? आरएसएस ने किसको? कांग्रेस को रिपोर्ट पहुंचाई है। प्रधानमंत्री की जो सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है, ये आरएसएस की रिपोर्ट। हुआ ये है कि जो कांग्रेस वाले हैं उनकी मृत्यु भ्रष्ट हो गई है। हुआ क्या? बात यह है कि राहुल गांधी वायनाड, अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंचते हैं, और वायनाड में जब हार का डर रखता है तब रायबरेली जाते हैं। अभी 2 दिन बाद अखिलेश यादव जी के साथ आने वाले हैं, जो वायनाड और वायनाड छोड़ के जो भागे हैं, वो कन्नौज में अखिलेश यादव को जिताने आ रहे हैं। आप समझिए, राहुल गांधी जी जो कभी कभी चुनावी हिंदू बनने लगते हैं, जो कभी आप कांग्रेस के नेता तस्वीर दिखा रहे हैं मोदी जी की, लेकिन मोदी जी ने तो कहा कि आजकल आपके नेता अडानी जी, अंबानी जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो उल्टा आप पे आरोप बढ़ रहे हैं। ये टेम्पो है अडानी का और उस पे कंडक्टर चढ़ रहा है, माल अंदर कितना रखा जा रहा है वही आप ये कह रहे हैं। आप असल में बात क्या है ना कि ये कंडक्टर जो है ना, आप कंडक्टर को, आपने चौकीदार को, आप हमेशा चौकीदार को गाली दी, आपने चौकीदार को चोर कहा। आप कभी गरीब का सम्मान नहीं कर सकते, देश में कमजोर का सम्मान नहीं। चौकीदार चोर कहना बड़ा महंगा पड़ गया था राजनीतिक तौर पर, आप लोगों को याद है ना? सारे बीजेपी वाले कहने लगे थे मैं भी चौकीदार, चुनाव हार गए थे। आज इस मंच पे खुलेआम अब कंडक्टर को गाली देने पे उतर आए। अभी चौकीदार को गाली दे रहे थे, अभी छोटे छोटे एससी समाज को गाली दे रहे थे। ये हमेशा गाली देने का काम करते, लेकिन मोदी जी हमेशा गरीब का विकास करने का काम करते। आपके कन्नौज के सांसद की हिम्मत नहीं पड़ी कि आपके चैनल पर आकर जवाब दे कि उन्होंने क्या किया कन्नौज के लिए? हिम्मत नहीं पड़ी उनकी आने की। हमारा सांसद ना, क्या होता है कि आप जब चुनाव लड़ते तो हवा में चुनाव लड़ते हो, आपके नेता भी पैरासूट वाले हैं। और समझिए, अखिलेश जी तो इनके जो गठबंधन में है, अखिलेश जी तो कहते थे कांग्रेस बड़ा चालू पार्टी है, इसको वोट नहीं देना है। हाल ये है कि जिसको चालू पार्टी कहते थे, आज उसी के नेता के साथ यहीं पे रैली होने वाली है। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहीं पर आने वाले हैं। ये देखिए सामने जो आप बांस बल्लियां कुर्सी टेंट देख रहे हैं। सवाल तो देखिए है, जो ये पूछ रहे हैं कि जिसको आप ये कहते रहे चालू पार्टी, उन्हीं के साथ कैसे मन साझा करिएगा आप? देखिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो भी त्याग बलिदान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर त्याग और बलिदान है संविधान को बचाने के लिए। 33 चेहरे हैं प्रधानमंत्री के। अभी मध्य प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी जिस
पार्टी को चोर और चालू कह रहे थे, आज वो कल यहाँ मंच साझा करने आ रहे हैं। वो आपस में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश के जो प्रमुख नेतृत्व होगा वो किसके हाथ में होगा। 33 चेहरे हैं, आपस की लड़ाई है, सुर फुटबॉल है। इसके बाद परिणाम आपके सामने आएगा। 4 जून को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार सिर फुटा हुआ है क्या उधर इंडिया अलायंस में? देखिए अभी कन्नौज भूला नहीं है, देखिए कन्नौज अभी भूला नहीं है। अपने नवयुवक ब्रजेश पाल को आप लोगों ने खोने का काम करा, और आप लोगों ने खोने का काम करा ब्रजेश पाल को क्योंकि उसे नौकरी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोली। और मुझे पता है हर माँ के आंख में आंसू है, हर भाई के आंख में आंसू है। और 13 तारीख को आप अपना वोट की चोट से हर भाई हमारा ब्रजेश पाल के हत्या का बदला लेने का काम करेंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ, आप राजू पाल की बात, आपकी सरकार थी, सब अखिलेश यादव के पिता मुख्यमंत्री थे। राजू पाल को 1 किलोमीटर तक इस प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा कर। बीएसपी इस लड़ाई में कहां देख रहे हैं आप इस बार उत्तर प्रदेश में? बीएसपी में आप लड़ाई में कहां देख रहे हैं राहुल? मैं इस देश की लड़ाई की बात कर रहा हूं जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है उसमें। कन्नौज की कर रहे हैं, देश की कर रहे हैं? पूरे देश भर में, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में, पूरी सारी चीजों पर आप बोलिए, स्वतंत्र हैं आप। हाँ, आप अभी कन्नौज लोकसभा में मौजूदा है, तो कन्नौज लोकसभा की बात करिए। ठीक, पूरे देश की बात तब करिएगा जब आप दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से बात। मैं क्या बात करूंगा नहीं करूंगा ये आप तय मत करिए, आप अपनी बात रखिए। ये आप तय मत करिए कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। एक स्वतंत्र चैनल होने के नाते हम अपने हिसाब से, आप अपनी बात तो रखिए। सर आप डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? पूछिए, डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? क्या मुद्दे हैं? भैया मैं पूछ रहा हूं बीएसपी इस लड़ाई में कहां है? तो आज नहीं बता पा रहे तो मैं जनता के पास चला जाता हूं, तो बताइए ना मंच पे, इसीलिए तो आप आए हैं। बता रहा हूं कन्नौज की जनता बसपा कहां पे है इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी जी कल बोर्डिंग में आ रहे हैं। बसपा कहां पे है इससे अंदाजा लगा लीजिए अखिलेश यादव जी गली गली चक्कर लगा रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए बसपा कहां पे है, भाजपा के अमित शाह जी आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए बसपा कहां पे है, नरेंद्र मोदी जी कन्नी काट के निकल रहे हैं विधुना। बीएसपी का डर है। और सुन लीजिए बसपा कहां पे है, 75 मौलाना उतर आए हैं रामपुर से लेके बनारस तक। और सुन लीजिए बसपा कहां पे है, भाजपा वाले प्रत्याशी अगल बगल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सुन लीजिए बसपा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गली गली में घूम रहे हैं, बीएसपी का डर है इसीलिए। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो लड़ाई आपकी और हमारी है साथियों, और वो लड़ाई है किस प्रकार आपने देखा गौरी शंकर मंदिर को धोने का काम एक पीडीए के भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक ओबीसी मुख्यमंत्री के मंदिर जाने पर धोने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के घर को धोने का काम गंगा जल से भारतीय जनता। पब्लिक के बीच आ रहा हूं, छोटा जवाब फिर पब्लिक के बीच। अराजकता के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सफाई की है। मैं बताना चाहूंगा जिस मंदिर गौरी शंकर मंदिर की बात कर रहे हैं वहां इनके लोग बाबा के मंदिर में चप्पल और जूते पहन के गए। आपने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ाया, उसकी भी सफाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। मैं पब्लिक के बीच आ रहा हूं, जिसको अपनी बात रखनी हो जरा हाथ उठा लीजिए ताकि मुझे पता चल सके, मैं आपके पास आ सकूं। और मर्यादित भाषा में अपनी बात रखिएगा बिना किसी गाली गलौज के। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं इस बार चुनाव में मुद्दों को लेकर? बीएसपी के बहुत लोग नजर आ रहे हैं। अरे कहीं कार्यक्रम में गए थे क्या आप लोग? जी पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या पूछूं आपसे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि इस बार दलित और मुस्लिम एकजुट होकर के और सर्व समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी को वोट करने वाले हैं। और हमारे बीएसपी प्रत्याशी भाई इमरान भी जफर को ये कन्नौज लोकसभा कम से कम 2 लाख वोट से जिता करके काम करने का काम करेगी। मुद्दा मुस्लिम आबादी बढ़ने का नहीं है, फिर से हिंदू मुसलमान करने लगे। विकास करो होता, कुछ काम करो होता। आज युवाओं को रोजगार चाहिए, जो जरूरत है हमारी देश की, आज युवाओं को रोजगार चाहिए। मोदी जी जब आए थे तो कहते थे मैं देश को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। सारे वादे उनके झूठे हैं, सारे जुमले जितने भी उन्होंने दिए सब झूठे हैं। मुद्दा है कन्नौज की जनता चुनाव लड़ रही है सरकार से। बोलिए फटाफट अपनी बात आपस में। कहना चाह रहा हूँ ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे रोजगार की बात। इनकी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच में, तब इनकी सरकार में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। और सुनिए रोजगार बढ़ता कहाँ था, रोजगार बांटने वाले शिवपाल सिंह यादव थे। उनके बंगले पे जो 10 से 15 लाख रुपए पहुंचाता था वो किसी भी कास्ट का हो उसे नौकरी मिलती थी। पैसे लेके नौकरियां दी जा रही थी, आरोप लगा रहे हैं आप। 60 में 57 पीसीएस यादव बिरादरी के हुए थे, जिनको योगी जी की जब सरकार आई तो निरस्त की गई वो भर्ती। और
जातिवाद के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पाल का बोल रहे थे, पाल कहाँ चली गई? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला का बीजेपी सरकार में हुआ ना? जो समाजवादी नेता बोल रहे हैं कि पाल समाज एक नौकरी नहीं दे पाए, दरोगा भर्ती, यूपीपीसीएल, लोअर सबऑर्डिनेट। प्रयागराज में अब ये अतीक अहमद के ऊपर क्यों नहीं बोले इनके? अरे इधर भी किसी को कुछ कहना है हाथ उठाइए, मैं आता हूँ। हाँ मैं एक मिनट में सभी लोग शांत रहे, सबको जी। भाई साहब, मेरा एक सवाल ये है, एक मिनट, बड़े मेरा एक सवाल ये है, यहाँ पे कांग्रेस के और भाजपा के सपा के प्रवक्ता हैं, इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीयों को कोई अफ्रीकी बताते हैं, कोई चाइनीजी बताते हैं, और वहीं इनके समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव राम पर सवाल उठाते हैं। गगन बता रहे हैं, ये मंदिर की बात कर रहे हैं। कभी ये मस्जिद के अंदर जूते पहन के गए? यहाँ पे इतने मुस्लिम भाई हैं, कोई बोल रहे मस्जिद के अंदर जूते पहन के आते हैं, ये मंदिर के अंदर जूते पहन के गए और इन्होंने हाथ धोए। अरे हो गया भाई, 2 मिनट जल्दी से, छोटे बोलिए। 2 मिनट। श्री राम मंदिर के लिए जब जाते थे तो अगले साथ डंडे चलवाते थे चूतरों पे। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए, इस तरह की भाषा मत बोलिए। हाँ बहन जी का अगर किसी कुछ कहना है क्या? बहन बोलिए। यहाँ पे कन्नौज की बात होनी चाहिए। जहाँ तक हमारे यहाँ सांसद जी ने आज 5 साल हो गए, 7 साल की सरकार रही उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज है, PSM डिग्री कॉलेज बोलते हैं, वहाँ पर विज्ञान संकाय का कोई भी क्लासेज नहीं है। उसके बाद में हमारे सांसद जी जब सत्ता में आने थे, जब एक सेकंड, जब यहाँ पे छोटे में बोलिए, इतना लंबे राजकीय विद्यालय, इधर किसी कुछ बोलना है अपनी बात रखिए। डिग्री कॉलेज है, गेस्ट हाउस का मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि छोटे में आप लोग सवाल पूछिए नेताओं से, अपनी बात उनको रखने। बात में समस्या क्या है? आप ये तो पार्टियों की बात कर रहे हैं, आम जनता की बात करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अरे इधर दिखाइए, अरे शांत रहिए। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो उसका मूल स्वरूप है उससे कोई बदलाव नहीं कर सकता है, ये इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। ये आप बोलने दीजिए, आप बोलने। आपकी अफवाहें हैं कि बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता, किसी को अधिकार नहीं। बोलिए, अपनी बात रखिए। अरे जल्दी बोलिए, अपनी बात रखिए, समय गुजर। देखिए, ये भारतीय संविधान 1947 में लागू हुआ, अब तक ये चलता चला आया। अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा ने खुलेआम कहा 400 सीटें हमें चाहिए। मोदी जी ने कहा कि हम संविधान को बदलेंगे। ये संविधान दलितों, आदिवासियों को शिक्षा में, राजनीति में। मैं बताऊंगा, यहाँ कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बाबा साहब के नाम को तोड़कर उसका नाम हटाया, को मार गए। गुंडे ये हैं। मैं अखिलेश आनंद कन्नौज की जनता का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और आइए अब हम चलते हैं पब्लिक के बीच, जरा उनसे बातचीत करते हैं, उनके मन में क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। सुजीत जी जरा एक बार फिर से दिखा दीजिएगा वो हिस्सा जो आप देख रहे हैं, वहां पर लाउड स्पीकर वगैरह लगा है, कुर्सियां लगी हैं, बैनर डंडे सब देख रहे हैं जो आप लगे हुए हैं वहां पर। वहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल मंच साझा करने वाले हैं, बड़ी रैली होने वाली है इंडिया अलायंस की। क्या कहना चाह रहे थे? इधर बहुत सारे लोग, आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा हमारा ये है, यदि अखिलेश यादव धोखे से भी यहाँ से जीत जाते हैं, क्या 5 साल सांसद रहेंगे? कहाँ चले जाएंगे? अखिलेश यादव जीतेंगे ही नहीं यहाँ पे। यूपी में तय करना है। 2.5 दशक पहले भी जनता ने अखिलेश जी को जिताया था और अब भी जिताएंगे। अरे इधर आइए, आपको कुछ कहना था, उनको बुलाइए। आप इधर आइए, कुछ कहना चाह। जनता ने 2.5 दशक पहले, कन्नौज की जनता ने 2.5 दशक पहले भी अखिलेश यादव जी को जिताया था। इस बार भी, हाँ इस बार भी जिताया था, अब नहीं जिताएगी। बाहरी नहीं चाहिए, लोकल का नेता। कहना चाह रहे थे आप? हम ये चाह रहे हैं, यहाँ से हटिए, कैमरे के सामने से हटिए, कि इस बार जो है देश की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के बाद कौन आएगा? जनता पार्टी की सत्ता जा रही है। कौन आ रहा है? बहन जी आ रही हैं। बहन जी आ रही हैं, मतलब मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी? प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हैं, डिजर्व कर रही हैं। बस में मत झगड़ा करो यार, यहाँ पे माइक। भाई साहब, मैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता भी हैं और यहाँ पे उनके कार्यकर्ता भी हैं। मैं 2 बात कहूँगा
कि अखिलेश यादव को जिताने के लिए क्या पूरा उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि फिर भी अरे भाई साहब अपनी सब अखिलेश यादव जी हर कण में आपके एक मिनट, अरे यार पूरा कन्नौज अखिलेश में हो चुका है। विकास हुआ है। अखिलेश जी जब सीएम थे तो यहाँ पे बस जाट विशेष का काम हुआ है और जो उनके 4 पुलिया बने, हर नदी के ऊपर पुल बनाए, कन्नौज पार्क बनाए, समाजवादी पार्टी के मुखिया के गुंडों का विकास। माइक पकड़ना मेरा काम है, माइक क्यों छीन रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। हाँ, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद कन्नौज से एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम की यह चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ कन्नौज की जनता यहां पर मौजूद है, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर भी हैं। अब जरा उनसे मैं बातचीत करता हूं, फिर मैं आता हूं आप लोग के पास, जनता जनार्दन के पास भी जाऊंगा। लेकिन पहले छोटे में मुझे यह बताइए, अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से, ऐसा क्या काम आप लोगों ने किया है कि जनता उन पर एतबार करे? काम की अगर मैं सूची बताऊंगा तो पूरी बहस यही खत्म हो जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज, म्यूजियम, जिला अस्पताल में महिला विंग, कैंसर अस्पताल, गंगा नदी। आप मुख्यमंत्री के काम मत बताइए। आप अखिलेश यादव जी कन्नौज का सांसद रहते हुए किसान बाजार, कन्नौज से तिरुवल फॉरेस्ट 4 लेन, उनकी पत्नी कन्नौज से सांसद रही, अखिलेश यादव सांसद रहे, कन्नौज का सांसद रहते हुए उन्होंने कोई इतना काम हुआ है? सुनिए, ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम बता रहे हैं, कन्नौज के सांसद का नहीं। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या काम किया है। बड़े बड़े उद्योगपति के कन्नौजों को एमएलसी बनाया, पैसे वालों को एमएलसी बनाया। और सुन लीजिए, कन्नौज में ठेकेदारी किसकी दी? अपने चंद लोगों को ठेकेदार बनाया। ग्रामीण में माँ बेटे बीड़ी, माँ बहने बीड़ी बना के रोटी चला दी। इतने आरोप है, कैसे जीत पाएगी फिर समाजवादी पार्टी यहाँ से? देखिए, भाजपा 10 साल का अपना कोई काम नहीं बता पा रही है। सवाल पूछ रहे, काम बताना चाहिए। कन्नौज का इत्र उद्योग था, इत्र उद्योग की आज बुरी हालत हो गई। सबको पता है, सांसद जी इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो सिंडिकेट। आइए सुनिए मेरी बात, ठंडे दिमाग से बताइए। जब अखिलेश यादव जी ने कह दिया आप लोग को चालू पार्टी, कांग्रेस वालों को, जनता को कैसे समझाएगा कि हम लोग चालू नहीं है, सीधे हैं, मासूम है? आज जो इंडिया गठबंधन में 33 राजनीतिक दल हैं, वो जनता की वजह से, आज जनता के ये दबाव है उन संविधान बचाने वालों पर। ये तो टेम्पो से निकल लेंगे, इस वाले टेम्पो से। हम लोग यहीं रहेंगे, संविधान बचाएंगे। हम बोलना ये चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गंगा जल से धुला गया चप्पल पहन के। आपके स्क्रीन पे होगा, इसमें है यहाँ के सांसद और यहाँ के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जूता पहन करके उसी गौरी शंकर में मंदिर में थे। क्या गंगा जल से धोया गया था? उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो गंगा जल से आप धोने का काम किए हैं। जनता आपको धो देगी क्योंकि इंसानियत, मानवता खतरे पड़ा। एक मिनट, आपका डाटा चंदा का धंधा, बीफ का चंदा कहां से आया? पाकिस्तान का चंदा कहां से आया? आप वैक्सीन की कंपनी से चंदा लिए, देश खतरे में। पब्लिक के बीच भी जाना, क्या कह रहे थे? जो फोटो आप बाबा जी दिखा रहे हैं वो कैंपस के बाहर का है। पहली बात, आप कह रहे चंदा का धंधा। आपके लिए जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ तब आपके लिए चंदा कहां से आता था सबको पता है। समाजवादी पार्टी के लिए चंदा कहां से आता था सबको पता है। इस सफाई और सुनिए चंदा की जो बात हो रही है, वो वोट घोटाले से लेके आज तक जितने भी चंदा हुए हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस के पीरियड में चंदा चोरी के काम। आप चंदे की बात कर रहे हैं, मैं सफाई की बात करना चाहता हूं। जब अतीक अहमद जैसे गुंडे, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे जब बड़े हैं तो भाजपा ने उनको साफ करने का काम किया है। आप ये भी समझ लीजिए, आगे हमने कहा था कि पिछले चुनाव में कि गर्मी कितनी भी बढ़ेगी लेकिन शिमला बना देंगे। हमने शिमला हो गया। पब्लिक के बीच आ रहा हूं मैं, पब्लिक के बीच। चलिए पीछे चलिए, फटाफट पीछे चलिए। और जो अपनी बात ना रख पाए वो अपनी बात रखिएगा। चलिए पीछे चलिए, आइए, जगह दीजिए। चलिए, किसको अपनी बात रखनी है, बोलो, क्या कहना चाहिए बताइए। हमारे मोदी जी जो है विकास के ऊपर क्यों नहीं बोलते? बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी सीमा में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट ऑपरेट होने लगे। अरे झगड़ा मत करो भाई, पीछे पहले जगह बनाओ। एयरपोर्ट से पिछले 10 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट ऑपरेट हो रहे हैं। और उससे पहले किसान भाइयों को कुचला गया, उनको जगह दीजिए, पीछे किसान भाइयों को कुचला गया उनको। धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? माइक मत छीनिए।
शिक्षा इतनी महंगी हो गई, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि किसान की खाद इतनी महंगी है, यूरिया 40 किलो कर दी है, पहले 230 की मिलती थी वो 400 की कर दी है, जो 800 की DAP मिलती थी वो 1700 की कर दी। हाँ बोलिए क्या कर। वो आया था माँ गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। ये भैया ये चंदे की बात करते हैं, बताए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा किस किस से लिया इन्होंने? मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी। और सुनिए, वो कार सेवक मारे गए थे, इसीलिए अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाते। क्या बोलना है? बोलिए। मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई कार सेवकों को। राम मंदिर जाने का टाइम नहीं है अखिलेश जी को, फातिहा पढ़ने का टाइम है। पीछे चलते हो, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? सरकार में गुंडों का विकास हुआ। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? बीजेपी प्रवक्ता को अतीक अहमद तो गुंडे दिख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते हैं। अरे योगी का भी नाम ले भाई। अतीक अहमद से तुलना कर रहे हैं आप, अतीक अहमद से तुलना कर रहे हैं आप, बोल क्या रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? योगी जी ने अपने सारे मुकदमे कब आएंगे खाते में 15 लाख कब आएंगे? मोदी जी ने सिर्फ 15 लाख कब आएंगे? अरे आप ही हटो, पीछे हटो, हटिए आप लोग पीछे। अरे इधर हटिए, पीछे हटिए, बाकियों को बोलने दीजिए, सबका नंबर। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कौन बने प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जीत होगी, 3 लाख वोट से जीत होगी, 3 लाख वोट से। इंडिया गठबंधन से बीजेपी सुब्रत पाठक। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में का गठन हो रहा है, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो रहा है। और 2000 आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ आप लोग। ठीक है, चलिए। कन्नौज से जीते हैं, सिर्फ यादव समाज का विकास हुआ है, मुस्लिम समाज का विकास। इस बार पाठक जी का खाता भी नहीं खुलेगा, इस बार अखिलेश हो जाएगी। का खाता भी नहीं खुलेगा। ठीक है, आइए आइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप। नीचे आइए, नीचे आइए। अरे भैया सुनिए, धक्का मुक्की करिएगा, किसी की बात जा नहीं पाएगी। ठीक है, आपको आप में से जिसको अपनी बात रखनी हो हाथ उठाइए, मैं उसके पास आता हूँ। और एक दूसरे को इस तरीके से धक्का मत दीजिए ना, गिर जाएगा, किसी को चोट वोट लग जाएगी। बोलिए भाई साहब, जैसा कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा राम पर क्यों वोट मांगती है, हम राम पर भी वोट मांगते हैं और काम पर भी वोट मांगते हैं। इनके लोग हमको मजबूर करते हैं राम का नाम लेने पे। गगन यादव ने कहा और राम गोपाल यादव ने राम सब सवाल उठवाए। गगन यादव ने कहा कि जो राम वाले हैं उनका राम निकाल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता से जवाब लेता हूं, वही राम गोपाल यादव जी वाला बयान, राम मंदिर को लेकर जो उन्होंने विवादित बात कही, वो कह रहे हैं क्यों ऐसा क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता? राम गोपाल जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी का बौ क्यों नहीं बोलती, महंगाई का मुंह क्यों नहीं बोलते, और 500 करोड़ रुपए रिश्वत ले ली वैक्सीन लगाकर, और हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को आपने मृत्युशैया में लौटा दिया, हार्ट अटैक की बीमारी दे दी। ये देश आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान अत्यंत शर्मनाक है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो देश हित में बात नहीं करेगा हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। प्रोफेसर साहब का आप सुनिए, ये लगातार राम को अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिला, वो राम मंदिर नहीं गए। आप समझिए कि आप जिस पार्टी के समर्थक हैं, उनको राधिका खेड़ा जी को आपने केवल राम के दर्शन करने पर आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया, जबकि वो कांग्रेस की प्रवक्ता थी। राम बीज मंत्र है, राम से जपने के बाद मुक्ति मिलती है। आप निमंत्रण राम के देने वाले होते कौन हैं? और ये बताइए, चार शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया? 4 शंकराचार्य क्यों नहीं आए? आपको बुलाया गया तो आप लोग नहीं गए, कांग्रेस वालों को बुलाया गया तो नहीं गए। आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो बेरोजगारी पर बोल नहीं पा रहे हैं, महंगाई पर बोल नहीं पा रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार किया है मोदी जी ने, मैं गारंटी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता स्वयं प्रधानमंत्री जेल में होंगे। सुनिए, अगर आप लोग अपनी बात रखनी है तो हाथ उठाइए, मैं आता हूँ। नारेबाजी मत करिएगा, हाँ जल्दी से। क्या बात करते हो यार, खाली आप उनसे बात करना। बोलिए, अपनी बात रखिए, आप समय ज्यादा इसी बर्बाद कर देते हैं शिकायत में। हाँ नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने
आपको भी राम का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए मंच पे, आप पत्रकार हैं। मैंने कहाँ उठाया? पब्लिक बोलेगी तो राम की बात क्यों ना हो? अगर पब्लिक बोल रही है क्या दिक्कत है? सुनिए, राम मंदिर, राम भगवान, कृष्ण या अल्लाह वो राजनीति में नहीं आने चाहिए। विकास की बात करिए, विकास की बात करिए, राजनीति में क्यों ला रहे हैं भगवान राम को? की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास करती है और अगर राम को, भगवान को इसमें अगर कोई घसीटेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका माकूल जवाब देगी। आज समझिए, ये लोग लोहिया की बात करते हैं, ये लोग बाबा साहब की बात करते हैं। इन्हीं समाजवादियों ने बाबा साहब के नाम से बने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज के बोर्ड को, मैं समाजवादी नहीं, उनके लिए गुंडा इस शब्द प्रयोग करूंगा। जल्दी से। भाजपा के नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वो 10 सेकेंड बिना पाकिस्तान, बिना राम, बिना धर्म के बोल पाए, हिम्मत नहीं उनके पास। राम की बात शुरू की प्रोफेसर राम गोपाल जी ने, मैं बाबा जी की बात का जवाब देता हूं। जब कोई व्यवस्था जो देख रहा होगा वही आमंत्रित करेगा ना। 500 साल तक, 40 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? और जब जिस सरकार में बनाया नरेंद्र भाई मोदी जी ने, वही आमंत्रित करेंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ, माइक मत दीजिए। भैया, हम युवाओं की बात कौन करेगा? हमारा पेपर लीक हुआ यूपी पुलिस का, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई भैया। बसपा या सपा प्रत्याशी बोल दे पाकिस्तान मुर्दाबाद वोट दे दूंगा। 400 पार जो कह रहे हैं 200 के अंदर आ जाएंगे और इनका एक। मेरे पास देखिए अब वक्त इतना ही है। आज कन्नौज से इस खास कार्यक्रम में कौन बनेगा प्रधानमंत्री में इतना ही। कल हमारी मुलाकात कानपुर की जनता से होगी। जरूर मेरे साथ जुड़िएगा शाम 5 बजे। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ।